Hello friends, welcome to my YouTube channel on Agri Guidance. My name is Dheeraj Kumar and currently I am pursuing MSc in Fruit Science from Vishwa Bharati Central University, West Bengal. तो आज हम लोग ब्रिंजल को पूरा कवर करेंगे और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट मेरा रहता है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि हम लोग पूरी जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं फ्रूट में और वेजिटेबल में वो हम लोग आगे कंटिन्यू रख सकें, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही कम जा रहे हैं। और आप लोग जो भी देखते हैं इस वीडियो को तो कमेंट जो है कि ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो आप लोगों के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है या फिर क्या कमी रह गई है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आप लोग शेयर ज़रूर करें ताकि और जब ज़्यादा व्यू मिलेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे कि आगे भी कंटिन्यू रख सकेंगे। तो इसीलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग जो है कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब सीधे ब्रिंजल को कवर करते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहले बोटिकल नाम्स क्या है, सोलेनम मेलोंजेना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग प्लांट भी बोलते हैं। और उसके बाद इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्रिंजल नेक्स्ट टू चाइना, और जो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। उसके बाद हाईएस्ट सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका वेस्ट बंगाल में होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन द प्लांट स्प्रेड, मतलब कि प्लांट का हाइट के अनुसार, ठीक है। और फ्रूट शेप के आधार पे ब्रिंजल को कुछ कैटेगरी में रखा गया है जिसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा वो कैटेगरी है। अंडर सोलेनम मेलोंजेना, तो सबसे पहला है हमारा सोलेनम मेलोंजेना भार मेलोंजेना, और इसका जो फ्रूट इसको हम लोग बोलते हैं, इसका सिनोनिम से मेलोंजेना वेराइटी एस्कुलेंटा। हम लोग सोलेनम मेलोंजेना वेराइटी मेलोंजेना या फिर वेराइटी एस्कुलेंटा भी कहते हैं। ये कैसा होता है, राउंड शेप का होता है और एग शेप्ड का होता है। उसके बाद है सोलेनम मेलोंजेना वेराइटी सर्पेंटिनम। सर्पेंटिनम मतलब एक स्नेक के जैसा, जो क्या होता है कि बहुत ही लंबा होता है। तो हम लोग इसके आद सकते हैं सर्पेंटिना लॉन्ग होगा और क्या होगा कि पतला होगा, लॉन्ग एंड सिलेंडर। उसके बाद है कि सोलेनम डिप्रेशम। डिप्रेशम मतलब किसी चीज़ को डिप्रेस कर दिया, डिप्रेस मतलब छोटा कर दिया गया, ठीक है। तो डिप्रेशन मतलब वो क्या होता है कि अर्ली वेराइटी होता है और हमारा क्या होता है डॉर्फ कल्टीवार होता है। उसके बाद है हमारा सोलेनम वेराइटी इनेकम। इनेकम कैसा होता है, वाइल्ड एंड प्रिकली प्लांट। प्रिकली प्लांट कहने का मतलब क्या होता है कि कांटेदार होता है, उसमें क्या होता है कि कांटा होता है। और क्या होता है, फ्रूट्स हमारा जो होता है कैसा होता है, स्मेल होता है। और बोटनिकली फ्रूट ऑफ ब्रिंजल को क्या कहा जाता है, बेरी कहा जाता है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा वेराइटी है सर्पेंटिना जो लॉन्ग, और सबसे पहले वेराइटी हमारा एस्कुलेंटा या मोलेंजना जो कैसा होता है राउंड और एक शेप का होता है। सर्पेंटिना लॉन्ग और सिलेंडर शेप का होता है। उसके बाद डिप्रेशन डॉर्फ होता है और अर्ली होता है, ठीक है, डॉर्फ एंड अर्ली। उसके बाद इनेकम होता है, कैसा होता है वाइल्ड होता है और प्रिकली प्लांट होता है। और फ्रूट भी क्या होता है इनेकम में स्मॉल फ्रूट्स लगते हैं। और इसका बोटनिकली क्या कहते हैं, इसको बेरी कहते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉइल एंड क्लाइमेट्स के बारे में। तो ब्रिंजल के लिए जो मीन टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, 21 से 27 डिग्री चाहिए। और जब हम लोग टोमेटो पढ़ रहे थे उस टाइम देखिए कि टोमेटो के लिए कितना सूटेबल टेम्परेचर है, तो 15 से 27 डिग्री सेल्सियस है। इज मोस्ट फेवरेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फ्रूट सेटिंग के लिए, और जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए कितना चाहिए, तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। उसके बाद आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए, तो सॉइल टेम्परेचर जो है कि 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और जब भी हम लोग सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं तो वो मोस्टली जो टेम्परेचर रिलेटेड होता है वो सॉइल से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि जब हम पहली बार सीड को प्लेसमेंट करते हैं तो वो सॉइल के इन्वायरमेंट से ही ज़्यादा क्या होता है कि इफेक्ट पड़ता है उस पर। कूल नाइट्स एंड शॉर्ट समर अनफेवरेबल, तो यहाँ पे आपको रखना है कि जो कूल नाइट्स है और शॉर्ट समर से वो क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। फॉर इट्स ग्रोथ स्लो ग्रोथ एट लो टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि लो टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारा ग्रोथ कैसा हो जाएगा, स्लो रहेगा। रिजल्ट्स इन पुअर फ्रूट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ साइज शेप कलर, ये सारे क्या होंगे कि लो टेम्परेचर पे नहीं आएंगे।
एक्चुअली जो हमारा ब्रिंजल क्रॉप है एक वार्म सीजन क्रॉप है, तो उसमें लो टेम्परेचर का क्या होगा कि ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इट इम्पेड्स फ्लावरिंग एंड डेवलप एबनॉर्मल ओवरी स्प्लिट एबनॉर्मल ओवरी इन द फ्लावर बर्ड्स। तो यदि क्या होगा कि ज़्यादा बहुत लो टेम्परेचर रहेंगे तो एबनॉर्मल ओवरी होगा, और ओवरी जो क्या होगा कि फट जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे इन द फ्लावर बर्ड। The fruit setting is mainly affected by average temperature rather than light intensity and humidity. Light intensity और humidity से भी प्रभावित होगा, लेकिन बहुत कम प्रभावित होगा एज कम्पेयर टू टेम्परेचर। तो इसके लिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसको क्या करता है कि इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू लाइट इंटेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी। उसके बाद लो लाइट इंटेंसिटी शॉर्टन्स द स्टेम, रिड्यूस इट्स डायमीटर, इंक्रीज लीफ एरिया। और इसके कारण क्या होता है, लो लाइट इंटेंसिटी है तो क्या होगा कि जो हमारा स्टोम है कैसा रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। डायमीटर जो इसका डायमीटर भी क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज लीफ एरिया, और क्या होगा कि लीफ एरिया बढ़ जाएगा, और जब लीफ एरिया हमारा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, इंसेक्ट एंड डिजीज के चांसेस भी क्या होंगे कि बढ़ जाएंगे। और डिक्रीज क्लोरोफिल, प्रोलोंग्स फ्लावरिंग प्रोलोंग्स फ्लावरिंग एंड लोअर्स द यील्ड। और ये फ्लावरिंग क्या है, जो एक शॉर्ट पीरियड में फ्लावरिंग हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो कंप्लीट ना होकर के ये फ्लावरिंग बहुत देर तक चलेगा, ठीक है। एट नाइट टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर बायोलॉजिकल यील्ड पोटेंशियल ऑफ ब्रिंजल इज लेस ड्यू टू फ्लावर ड्रॉप। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो उससे भी क्या होगा कि हमारा जो फ्रूट ड्रॉप होंगे वो ज़्यादा होंगे। और इसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार समराइज कर देते हैं कि मीन टेम्परेचर कितना चाहिए तो फ्रूट सेटिंग के लिए, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। सीड जर्मिनेशन के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए तो 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कूल नाइट और शॉर्ट समर्स नहीं होना चाहिए, जो इसके लिए क्या है अनफेवरेबल है। उसके बाद क्या है, स्लो ग्रोथ एट लो टेम्परेचर पर रहेगा तो फ्रूट क्वालिटी, साइज, शेप, ये सब क्या होगा कि मतलब कि गलत अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गलत इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद फ्रूट सेटिंग इज़ मेनली अफेक्टेड बाय एवरेज टेम्परेचर, और इसके लिए क्या है कि एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा एसेंशियल है रेदर देन लाइट इंटेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी। उसके बाद क्या है कि और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, और हाई टेम्परेचर रहेगा तो उस पर फ्लावर ड्रॉप ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। इन हिली रीजन्स इट इज़ ग्रोन ओनली समर क्रॉप, और हिली रीजन है तो चूँकि हिली रीजन में क्या होता है कि हिली रीजन में हमारा टेम्परेचर क्या होता है कि बहुत लो होता है, इसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं हिली रीजन में सिर्फ और सिर्फ समर सीजन में ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो कल्टीवेशन है कर सकते हैं, क्योंकि समर सीजन में जो हिली एरिया का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा क्या करता है कि राइज करता है। अंदर नदर्न प्लेन्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एडवर्सली अफेक्टेड बाय लो नाइट टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर। और जो क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि जनरली जो हमारा चूँकि ब्रिंजल क्या है कि एक डे न्यूट्रल प्लांट्स है, तो उसका कल्टीवेशन हम किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, वार्म सीजन में भी कर सकते हैं, कूल सीजन में भी कर सकते हैं। तो कूल सीजन में क्या होता है कि विंटर सीजन में क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल कंडीशन में जब हम करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन में हाई टेम्परेचर चला जाता है, और विंटर के दिन में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चला जाता है। फ्लक्चुएशन जो है कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि ज़्यादा होता है, तो ये विंटर सीजन में क्या होता है कि अफेक्ट करता है ब्रिंजल कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होने के कारण। इट इज़ अ डे न्यूट्रल वार्म सीजन क्रॉप एंड ससेप्टिबल टू सीवियर फ्रोस्ट। चूँकि ये वार्म सीजन क्रॉप है और बहुत ज़्यादा हमारा सीवियर फ्रोस्ट होगा, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा, तो ये बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और जो हमारे जो कूल सीजन के वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा वार्म टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, और जो वार्म सीजन के क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा क्या करेंगे कि फ्रोस्ट और लो टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो आपको क्या करना चाहिए कि आपको रहना चाहिए। उसके बाद है हमारा पीएच कितना रहना चाहिए। पीएच जनरली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। इंक्रीज सैलिनिटी हिंडर्स एड्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड इंक्रीज द इनटेक ऑफ नाइट्रोजन। तो बहुत ज़्यादा सॉइल सॉरी नाइट्रोजन नहीं, सोडियम। तो बहुत ज़्यादा सॉइल सेलिनिटी रहने के कारण क्या होता है कि हमारा जो पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसका इंक्रीज क्या होता है, कम हो जाता है, और सोडियम का इंक्रीज क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। जिससे हमारा प्लांट्स क्या करता है कि उसमें वाटर का डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है। रिजल्ट लीफ लीफ साइज, फ्रूट साइज, नंबर ऑफ फ्रूट्स, ये सारा क्या होता है कि हमारा रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं वैरायटी पर। वैरायटी की भी क्या हैं कि अलग अलग टाइप्स हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट्स क्या है। पर्पल एंड डार्क पर्पल, पर्पल एंड डार्क पर्पल फ्रूट्स आर प्रीफर्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो पर्पल है, पर्पल और डार्क पर्पल कलर जो हमारा प्रीफर्ड कहाँ किया जाता है, तो पर्पल और डार्क पर्पल कलर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमारा प्रीफर किया जाता है। ग्रीन एंड वेरीगेटेड आर पॉपुलर इन साउथ इंडिया। ग्रीन और ग्रीन और वेरीगेटेड कलर मतलब कि बहुत सारा अलग अलग टाइप से कलर आते हैं उसमें। तो ग्रीन और वेरीगेटेड कलर हमारा कहाँ पॉपुलर है, तो साउथ इंडिया में। पर्पल और डार्क पर्पल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और वाइट कलर ईस्ट इंडिया में। ये हमारा क्या है कि प्रीफर्ड किया जाता है। तो इसको भी आपको क्या रखना है कि याद रखना है। सिमिलरली राउंड एंड बिग फ्रूट्स आर यूज्ड फॉर भरता। ये भी आपको याद रखना है कि जो राउंड और बिग फ्रूट होते हैं उसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, तो भरता के लिए यूज़ करते हैं। स्मॉल राउंड फ्रूट फॉर स्टफिंग, यानी कि फ्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है। लॉन्ग इन मिक्स वेजिटेबल, और जो लॉन्ग सेव वाले होते हैं ब्रिंजल, उसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, तो मिक्स्ड वेजिटेबल में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग अब आते हैं कि वैरायटी पे कौन कौन सा वैरायटी की हम लोग क्या करना है कि याद रखना है। तो अन्ना मलाई आपको याद रखना है, क्योंकि अन्ना मलाई क्या है कि एफिड का रेसिस्टेंट है। उसके बाद है अर्का शीतल, अर्का शीतल भी आपको याद रखना है, क्योंकि अर्का शीतल ब्रिंजल का वैरायटी है, और पूसा शीतल जो है क्या है कि टोमेटो का वैरायटी है। ये आपको लिखना भी पड़ेगा। उसके बाद हिसार प्रगति भी याद रखना है, क्योंकि हिसार प्रगति जो ब्रिंजल का वैरायटी है, और एक है शायद पूसा प्रगति करके। वो सारे वैरायटी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। उससे पहले पंजाब बरसाती, पूसा बरसाती, पंजाब सदाबहार, पूसा सदाबहार, ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी हैं जिसको क्या है कि देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा सबसे पहले वैरायटी मिलता जुलता जो वैरायटी है उसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा लिख देते हैं। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग भी लिखिए। तो आप लोग पेन और पेपर निकाल लीजिए, मैं भी लिखता हूँ और आप भी लिखिए, ताकि जो एक बार लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ तो एक्चुअली मैं ऐसे भी नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि सारे चीज़ को लिख लिख करके हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसको कम से कम नोट किसी को कीजिए नहीं, इसको ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हमारा है पूसा सदाबहार। तो पूसा सदाबहार जो है किसका वैरायटी है, क्लस्टर बीन और टोमेटो दोनों का वैरायटी है। ठीक है, क्लस्टर बीन और प्लस टोमेटो दोनों का वैरायटी है। क्लस्टर बीन का भी वैरायटी है और टोमेटो का वैरायटी है कौन, पूसा सदाबहार। उसके बाद है आपका पंजाब सदाबहार। तो पंजाब सदाबहार किसका वैरायटी है, आपका ब्रिंजल का वैरायटी है। उसके बाद आते हैं अर्का शीतल। अर्का शीतल जो है कि आपका किसका वैरायटी है, तो ब्रिंजल का वैरायटी है। उसके बाद आते हैं हम लोग एक उसके बाद है हमारा पूसा शीतल। पूसा शीतल जो है आपका किसका वैरायटी है, तो टोमेटो का वैरायटी है। उसके बाद है हमारा हिसार प्रगति। हिसार प्रगति किसका आपका वैरायटी है, वो है आपका ब्रिंजल का वैरायटी। ब्रिंजल के लिए हम लोग बी लिख देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद है हमारा पूसा प्रगति।
पूसा प्रगति किसका वैरायटी था? आपका क्लस्टर बीन। इस पर क्लस्टर बीन आपको लिख लेंगे, ठीक है। एक तो लिख देते, ये क्लस्टर बीन का वैरायटी है पूसा प्रगति। उसके बाद है पंजाब बरसाती। पंजाब बरसाती, पंजाब बरसाती जो है आपका ब्रिंजल का वैरायटी है। ब्रिंजल के लिए बी हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद है पूसा बरसाती। पूसा बरसाती किसका वैरायटी है? काउपी का। उसके बाद आते हैं पंथ सम्राट। पंथ सम्राट जो है आपका वैरायटी है ब्रिंजल का। उसके बाद है अर्का सम्राट। अर्का सम्राट किसका है? अर्का सम्राट वैरायटी है टोमेटो का, ठीक है। टी फॉर टोमेटो कर दे रहे हैं। उसके बाद है आज़ाद क्रांति। आज़ाद क्रांति जो है आपका है ब्रिंजल का। और एक है परवानी क्रांति जो आपको जानते होंगे। परवानी क्रांति किसका है? ओकरा का। उसके बाद है PPR पूसा पर्पल राउंड। PPC पूसा पर्पल क्लस्टर। PPL पूसा पर्पल लॉन्ग। और उसी में आता है PSPR पूसा समर प्रोलोफिक राउंड। ओ सॉरी, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग। ये सारे किसका वैरायटी है? ये है बॉटल गार्ड का वैरायटी है। ये किसका वैरायटी है? ओहो, PPR पूसा पर्पल राउंड। PPC पूसा पर्पल क्लस्टर। PPL पूसा पर्पल लॉन्ग। ये सारे जो वैरायटी हैं वो किसका वैरायटी हैं? तो ब्रिंजल के वैरायटी है। और उसके बाद है PSPR पूसा समर प्रोलिफिक राउंड। पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग। ये किसका वैरायटी है? तो बॉटल गार्ड का वैरायटी है। उसके बाद है मंजरी गोटा। मंजरी गोटा है आपका ब्रिंजल के वैरायटी। और पूसा मंजरी, पूसा मंज सॉरी ब्रिंजल का वैरायटी। मंजरी गोटा जो है ब्रिंजल का वैरायटी है। और उसके बाद पूसा मंजरी जो है बॉटल गार्ड का वैरायटी, ठीक है। पूसा मंजरी किसका वैरायटी है? तो बॉटल गार्ड का वैरायटी है। उसके बाद है एक स्वर्ण मंजरी। स्वर्ण स्वर्ण मंजरी किसका वैरायटी है? तो रिज गार्ड का वैरायटी है। स्वर्ण मंजरी किसका है? रिज गार्ड का वैरायटी है। आज इसमें क्या आएंगे, बहुत सारा रश्मि करके आएंगे, ठीक है। जैसे उत्कल माधुरी, उत्कल करके बहुत सारा वैरायटी है, ठीक है। लेकिन उत्कल एक है उत्कल रेशमी, UTKAL उत्कल रेशमी। ये जो वैरायटी किसका है? चिली का वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद एक है फूले हरित। किसका है? फूले हरित। फूले हरित आपका किसका वैरायटी है? तो ये आपका ब्रिंजल का वैरायटी। लेकिन पूसा हरित किसका वैरायटी है? ये जो है पालक का वैरायटी है। पूसा हरित किसका वैरायटी है? आपका पालक का वैरायटी है। तो ये सारे चीज़ अभी जितना मैंने लिखा है वो आपको लिखना है और क्या करना है कि याद करना है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एक टाइम पे क्या होता है कि वैरायटी भी पता नहीं चल पाता कि कौन किसका वैरायटी है। तो इतना जितना अभी मैंने लिखवा है वो सारी चीज़ आपको क्या रखने हैं कि याद रखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि अन्नामलाई एफिड का रेसिस्टेंट है, ये आपको याद रखना है।
अन्नामलाई किसका रेसिस्टेंट है? तो एफिड का रेसिस्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि अर्का शीतल किसका वैरायटी है? ब्रिंजल का वैरायटी है। पूसा शीतल शीतल किसका वैरायटी है? टोमेटो का वैरायटी है। उसके बाद हिसार प्रगति किसका वैरायटी है? तो ब्रिंजल का वैरायटी है। और पूसा प्रगति जो आपका क्या है कि गार्डन पी का वैरायटी है। उसी प्रकार से जो है कि अब पंथ सम्राट, तो पंथ सम्राट किसका वैरायटी है? ब्रिंजल का वैरायटी है। और वहीं अर्का सम्राट किसका वैरायटी है? तो टोमेटो का वैरायटी है। उसके बाद ये पंजाब बरसाती किसका वैरायटी है? तो ब्रिंजल का वैरायटी है। और पूसा बरसाती किसका वैरायटी है? तो कॉफ़ी का वैरायटी है। उसी प्रकार से पंजाब सदाबहार किसका वैरायटी है? तो ब्रिंजल का वैरायटी है। और पूसा सदाबहार टोमेटो का भी वैरायटी है। और क्लस्टर बीन का भी वैरायटी है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है कि याद रखनी है। उसके बाद कुछ या जैसे कि बताएं पूसा पर्पल राउंड, ये सब के तो बारे में बता दिया। पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल लॉन्ग। उसके बाद मंजरी गोटा भी बताएं, क्योंकि मंजरी गोटा जो है किसका वैरायटी है? तो ब्रिंजल का वैरायटी है। लेकिन पूसा मंजरी किसका वैरायटी है? तो पूसा मंजरी जो है वैरायटी बोटल गार्ड का वैरायटी है। और एक है स्वर्णा मंजरी, स्वर्णा मंजरी किसका वैरायटी है? तो वो रिच गार्ड का वैरायटी। ये आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं कुछ वैरायटी पे, इधर आते हैं। एक पूसा बिंदु, पूसा बिंदु आपको बताएं, इसके बारे में नहीं लिखे तो आप याद रखिएगा कि पूसा बिंदु किसका वैरायटी है? ब्रिंजल का वैरायटी है। और अर्का बिंदु किसका वैरायटी है? तो ओनियन का वैरायटी है। ये हो गया। उसके बाद कुछ बैक्टीरियल बिल्ड से रेसिस्टेंट वैरायटी है, वो आप क्या करेंगे, याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप अपने हिसाब से, क्योंकि सभी वैरायटी जो होते हैं कि इम्पोर्टेंट ही होते हैं। और कौन वैरायटी एग्जाम में पूछने वाला ये हमको भी नहीं पता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि जो बैक्टीरिया बिल्ड से वैरायटी है उसको याद रखेंगे। अर्का केशव, अर्का नीलकंठ, जो बोलते हैं उत्कल वाला बहुत सारा वैरायटी आएगा। उत्कल यहाँ तरिणी है, उत्कल केसरी है, उत्कल ज्योति है। तो ये उत्कल से रिलेटेड जितने भी वैरायटी हैं मोस्ट ऑफ ऑल वो क्या है? ब्रिंजल की वैरायटी है। लेकिन एक है उत्कल रेशमी, उत्कल रेशमी किसका वैरायटी है? तो वो चिली का वैरायटी। ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद कुछ यहाँ फोमेसिस ब्लाइट से रेसिस्टेंट वैरायटी है, लेकिन उसमें आपका पूसा भैरव आपको मस्ट याद रखना है। पूसा भैरव और पंथ सम्राट ये दोनों क्या है कि फोमेसिस ब्लाइट से रेसिस्टेंट वैरायटी है। ये आपको याद रखना है। और अभी बताएं पंथ सम्राट, एक है पंथ सम्राट और एक है अर्का सम्राट। तो अर्का सम्राट टोमेटो का वैरायटी है। और पंथ सम्राट क्या है? ब्रिंजल का वैरायटी है। आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ फ्यूजेरियम बिल्ड से रेसिस्टेंट वैरायटी है। या फूले हरित क्या किसका वैरायटी है? ब्रिंजल का वैरायटी है। और पूसा हरित किसका वैरायटी है? तो वो पालक का वैरायटी है। उसके बाद लिटिल लीफ से रेसिस्टेंट वैरायटी हिसार प्रगति, फूले हरित। उसके बाद आज़ाद क्रांति। ये अपने हिसाब से इसको क्या कर लीजिए कि याद कर लीजिए, क्योंकि याद करना ही है। उसके बाद है रूट नॉट निमाटोड से रेसिस्टेंट वैरायटी। रूट नॉट निमाटोड से कौन है? CO1। ये एक ही वैरायटी है, तो आप कम से कम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि रूट नॉट निमाटोड से रेसिस्टेंट वैरायटी कौन है? CO1। उसके बाद एफिड से अन्नामलाई किसके रेसिस्टेंट से? तो ए से एफिड और ए से अन्नामलाई। ये आपको याद रख सकते हैं। और उसके बाद ड्राउट एंड हाई टेम्परेचर का रेसिस्टेंट, ये भी आप लोग को याद रख सकते हैं। कुछ वैरायटी से हिसार प्रगति है, आज़ाद क्रांति है। तो ये सब क्या कर सकते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इधर आते हैं हम लोग। बीटीजी नीचे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है कि याद रखना है कि जो बैसिलस थुरिनजिएंसिस है वो कैसा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो डिजीज़ कॉज करने वाले जो बैक्टीरियल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ही हमारा जो है कि जितने भी डिजीज होते हैं वो कॉज होते हैं। उसके बाद हम लोग इधर तक बीटीएस स्ट्रेन प्रोड्यूस क्रिस्टल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। जो बैसिलस थेरेंजिनसिस जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटीनेसियस इंक्लूजन। प्रोटीनेसियस इंक्लूजन कहने का मतलब है वो क्या करते हैं कि जिस भी होस्ट में इंटर करते हैं तो प्रोटीनेसियस क्या जो भी प्रोटीन से वो क्या करते हैं कि रिलीज करते हैं, जो क्या करता है कि हार्मफुल होता है जिस भी प्लांट्स में वो जिस भी होस्ट में इंटर करता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं। जो क्रिस्टल प्रोटीन्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं। दैट हैव इंसेक्टिसाइडल एक्शन, जो क्या होता है कि इंसेक्टिसाइडल एक्शन होता है, यानी कि इंसेक्ट को मारने का काम करता है। और जो ये जो क्रिस्टल प्रोटीन्स है वो कैसे करते हैं, हायर पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। 9-10 पीएच पर क्या करते हैं कि इंसेक्टिसाइडल की तरह, टॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं। और ये ह्यूमन को इसीलिए हानि नहीं पहुंचाता है, अ, जो बैसिलस थ्रोनजेंसिस है, क्योंकि हमारा जो गट का पीएच होता है 3-4 के आसपास होता है, ठीक है, यानी कि एसिडिक पीएच होता है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि हमें नुकसान, ह्यूमन को नुकसान किसी प्रकार से नहीं करते हैं। उसके बाद है कि इन ब्रिंजल बिसाइड्स ट्रांसजेनिक रेसिस्टेंट टू BSFB। BSFB का मतलब है ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है, ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हैज आल्सो हैज बीन डन टू ट्रांसफर। तो क्या है कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या किए गए कि इसमें किए गए हैं। जैसे कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, क्राइथर्ड बी जीन अगेंस्ट कोलोराडो पोटैटो बीटल। ये आपको मस्ट याद रखना है कि क्राइथर्ड बी जीन किसके लिए यूज़ किया गया है, तो कोलोराडो पोटैटो बीटल्स के अगेंस्ट यूज किया गया है। उसके बाद है MTLD, ये किसके अगेंस्ट यूज़ किया गया है, तो बैक्टीरियल मैनिटोल फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेट्स, यानी कि आपको इसमें याद रखना है कि किसके लिए किसके रेसिस्टेंट बनाता है MTDL, तो बैक्टीरियल के लिए क्या है कि ये रेसिस्टेंट क्रिएट करता है। और इसमें आपको याद रखना है सिर्फ मैनिटोल, तो MTDL से हमसे क्या हो जाएगा, मैनिटोल आप रखें, तो इतना याद करने के लिए काफ़ी है। जीन फॉर एबायोटिक स्ट्रेस, ये सारे जो जीन्स आप देख रहे हैं, ये जो जीन है किसके लिए, एबायोटिक, जीन फॉर एबायोटिक स्ट्रेस मेलाइड, जीन फॉर एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब कि ये सारे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्राइथर्ड बी, और उसके बाद जो है कि MTLD, ये सारे क्या है कि ऐसी बायोटिक स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं कि से रेसिस्ट कर रहे हैं। ये सारे क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया हमारा, कोलोराडो पोटैटो बीटल्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सारे क्या है कि बायोटिक्स में आते हैं, जितने भी लिविंग्स बींग्स हैं। तो ये सारे जो जीन है किसके अगेंस्ट किया गया, बायोटिक्स के अगेंस्ट। उसके बाद कुछ जीन ऐसे हैं जो कि एबायोटिक स्ट्रेस के अबायोटिक स्ट्रेस को रेसिस्टेंट करने के लिए भी क्या किया गया, इंड्यूस किया गया। MI1 जीन इज रूट नोट निमाटोड रेसिस्टेंट। MI का मतलब यहाँ पर क्या है कि मेलाइडोगाइनी इनकोग्निटा। तो मेलाइडोगाइनी इनकोग्निटा रूट नोट निमाटोड है, उसके क्या प्रति क्या करता है कि ये जीन जो है रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। उसके बाद IIAM जीन इंड्यूस फॉर पार्थेनोकार्पी, और जो IIAM जीन है वो किसके लिए इंड्यूस किया गया, तो पार्थेनोकार्पी को डेवलप करने के लिए क्या किया गया कि इंड्यूस किया गया है। और उसके बाद क्या है कि इन इंडिया ट्रांसजेनिक ब्रिंजल हैज बीन डेवलप एंड टेस्टेड अंडर फील्ड कंडीशन। ट्रांसजेनिक वेराइटी को डेवलप किया गया और फील्ड कंडीशन के लिए टेस्टेड भी किया गया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या किया है कि गवर्नमेंट उसको किसी भी प्रकार से अप्रूव नहीं किया है, इसीलिए अभी भी जो है कि हम लोग वेटिंग में है कि कब जो है कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल मिलेगा। और ये कमर्शियल कल्टीवेशन बीटी ब्रिंजल का कहाँ हो रहा है, तो बांग्लादेश जो है सबसे पहला कंट्री है जिसने क्या किया कि बीटी ब्रिंजल को अपने देश में रिलीज़ किया है। बांग्लादेश हैज़ टू बिकम फर्स्ट कंट्री टू रिलीज ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट वेरे ट्रांसजेनिक ब्रिंजल फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। और ये कब रिलीज़ किया गया, तो ये 2014 में किया गया है कि बांग्लादेश में ब्रिंजल को कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। तो सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग, चलिए हम लोग देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सीजन नर्सरी बिकम्स रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 4 वीक्स इन जून जुलाई एंड 6 to 8 वीक्स इन नवंबर। तो क्या होता है कि जून जुलाई के टेम्परेचर सीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक्स रेट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि जल्दी से प्लांट्स हमारा डेवलप कर जाता है, 4 वीक में डेवलप कर जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी उस टाइम ठीक ठाक होता है, पानी भी ठीक ठाक मिलता है, तो 4 वीक के अंदर हमारा
डेवलप कर जाता है। मेन है वहाँ पे टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी उसको प्लांट के जल्दी डेवलप करने में। तो जून जुलाई में यदि हम लोग लगाएंगे तो हमको कब प्लांट्स तैयार हो जाएंगे 4 वीक में। और नवंबर में क्यों, चूँकि टेम्परेचर डाउन रहता है, धूप भी क्या होता है कि बहुत कम उगता है, तो इसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन रहने के कारण हमारे जो प्लांट का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है और प्लांट का ग्रोथ धीरे धीरे होता है। तो इसीलिए उस टाइम क्या होता है कि हमारा ज़्यादा टाइम लगता है, 6 से 8 वीक तक का टाइम लगता है। उसके आगे है हमारा द सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड इन फरवरी व्हेन द डेंजर ऑफ फ्रोस्ट इज ओवर। तो हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं, फरवरी में करते हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी में हमारा क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर आता है, तो इसीलिए हम लोग लो टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए फरवरी में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। उसके बाद ब्रिंजल कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद थोड़ा सा इधर भी देख लें, और इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट इज़ सोन फ्रॉम जून टू सितंबर एंड अगेन फ्रॉम जनवरी मार्च। ये आपको याद नहीं रखना है। ब्रिंजल कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर अंडर माइल्ड क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में कभी भी ब्रिंजल ग्रो किया जा सकता है, कि क्योंकि जो साउथ इंडिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है एज हाँ, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि साउथ इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू सब ट्रॉपिकल इंडिया। हाउएवर इट इज़ ग्रोन एज समर क्रॉप्स इन हिल बिटवीन मार्च एंड जुलाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मार्च से जुलाई के बीच में हम लोग समर क्रॉप्स के रूप में हिली एरिया में लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट ने हमने पहले डिस्क्राइब किया कि हिली एरिया का टेम्परेचर जो होता है क्या होता है कि वो थोड़ा सा लो होता है, इसीलिए। उसके बाद इसके लिए नर्सरी रेजिंग के लिए कितना चाहिए, तो ओनली 62 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। और कैबेज के लिए कितना चाहिए, तो कैबेज के लिए 100 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए नर्सरी रेजिंग के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग सीड रेट पे। तो सीड रेट जनरली कितना रिक्वायर्ड होता है, तो 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर रिक्वायर्ड होता है। 200 से 250 ग्राम विद गुड सीड जर्मिनेशन इज सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर। यदि आपका जर्मिनेशन वो डिपेंड करती है गुड जर्मिनेटर है, नहीं कि जो एवरेज अमाउंट में जितना क्या होना चाहिए कि जर्मिनेट करना चाहिए, यदि उतना है आपका तो 200 से 250 ग्राम सफिशिएंट है 1 हेक्टेयर के लिए। उसके बाद है कि सीड को सोन 1 से 1.5 सेंटीमीटर डीप में करते हैं, ये भी आपको उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सीड द सीडलिंग्स आर हार्डेंड बाय विदहोल्डिंग इरिगेशन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। तो हार्डनिंग हम लोग करते हैं, जनरली सभी प्लांट्स में हार्डनिंग किया जाता है, तो इसको भी आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेन चीज़ है कि यहाँ पे है कि जो प्रो ट्रे में जब हम लोग प्लांट्स को लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, कोकोपीट, वर्मिकुलेट और परलाइट, ये तीनों को यूज़ करते हैं। और कितना रेशियो में यूज़ करते हैं ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट का रेशियो कितना रहता है, 3:1:1। या फिर आप लोग सिर्फ एक का याद करते हैं कि कोकोपीट हम लोग को कितना रेशियो में डाल देते हैं, एक 3 रेशियो में डालते हैं, और बाकी जो वर्मिकुलाइट और परलाइट को कितना डालते हैं, 1-1 रेशियो में डालते हैं। तो ऐसे भी आपको क्या हो जाएगा कि चीज़ें आसान हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसका ट्रांसप्लांटिंग क्या पड़ता है, हेल्दी एंड स्टॉकी सीडलिंग्स। स्टॉकी मतलब जो स्टॉक किया हुआ है, ठीक है। हेल्दी एंड स्टॉकी सीडलिंग्स हैव 3 to 4 लीव्स। जो हमारा कितना होना चाहिए, 3 to 4 लीव्स होना चाहिए। और कितना बिक्स का होना चाहिए, 4 से 6 बिक्स का होना चाहिए, जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। उसके बाद है कि 1 हेक्टेयर में हमारे कितना प्लांट्स आते हैं, तो 30,000 से 40,000 प्लांट्स जो है कि हमारे लिए सीडलिंग्स क्या होता है कि रिक्वायर्ड होता है ब्रिंजल प्लांटेशन के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, जैसे कि
शायद 2023 में ये पूछा गया था कि स्वीट पोटैटो के कल्टीवेशन के लिए कितना हमारा जो है कि वो स्टेम्स लगेंगे, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है कि याद रखना है कि 30,000 से 40,000 प्लांट्स सीडलिंग्स क्या होता है कि रिक्वायर्ड होता है 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि मोस्ट विगरस एंड लेट ब्रीडिंग वेराइटी आर प्लांटेड एट बेडर स्पेसिंग देन ड्वार्फ अपराइट एंड अर्ली टाइप। तो ये भी आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो ये भी क्या करना है कि आपको याद रखना है कि जो विगरस प्लांट्स होते हैं, उस विगरस और लेट बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा विगरस जो प्लांट्स होगा तो उसकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि उसका जो लीफ एरिया होगा, उसका जो स्टेम्स का जो स्प्रेडिंग होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए उसके लिए क्या चाहिए कि ज़्यादा एरिया चाहिए। और जो अपराइट होगा, जो सेंट्रल टाइप का होगा, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग नहीं होगा, तो उसके लिए और अर्ली टाइप का जो होता है उसके लिए क्या होता है, स्पेसिंग की ज़रूरत कम होती है, उसके लिए ज़्यादा स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद थोड़ा सा मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र देख लेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि 1% यूरिया इंक्रीज द ग्रोथ एंड फ्रूट सेट। तो फ्रूट सेट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1% यूरिया का भी यूज किया जाता है। इंक्रीज नाइट्रोजन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। जब हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का डोज बढ़ाएंगे एक हद तक, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लोग नाइट्रोजन बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा यील्ड होगा, ऐसा बात नहीं है। जो लिमिट में रह करके यदि हम लोग नाइट्रोजन का डोज इंक्रीज करते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। बट स्ट्रेस कंडीशन इंक्रीज द नंबर ऑफ शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स एंड डिक्रीज हाई यील्ड। लेकिन जब स्ट्रेस कंडीशन होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर का स्ट्रेस कंडीशन है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस कंडीशन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि द नंबर ऑफ शॉर्ट स्टाइल, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है तो उसमें क्या होता है कि शॉर्ट स्टाइल जो फ्लावर्स जो है ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं। और एक में होता है 4 प्रकार के इसमें स्टाइल होते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टाइल, लॉन्ग स्टाइल, स्यूडो शॉर्ट स्टाइल, शायद 3 प्रकार का होता है, वो हम ध्यान में नहीं है। तो जो शॉर्ट स्टाइल हाँ, एक मीडियम लॉन्ग होता है, एक लॉन्ग होता है, एक मीडियम लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है और एक स्यूडो शॉर्ट स्टाइल होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो जो शॉर्ट स्टाइल होते हैं उसमें क्या होता है कि फ्लावर नहीं आते हैं, और जो स्यूडो शॉर्ट स्टाइल होता है उसमें भी क्या होता है, फ्लावर ना के बराबर आते हैं। तो शॉर्ट स्टाइल जितना होगा और स्यूडो शॉर्ट स्टाइल जितना होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा क्या होगा कि प्लांट की यील्ड पे क्या करेगा कि प्रभाव पड़ेगा। तो स्ट्रेस कंडीशन होने के कारण क्या होता है, वो चाहे कि लो टेम्परेचर का स्ट्रेस हो या फिर वाटर का स्ट्रेस हो या फिर न्यूट्रिएंट्स का स्ट्रेस हो, जिसके कारण क्या होता है कि शॉर्ट स्टाइल वाले फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं एंड डिक्रीज यील्ड, और क्या करते हैं कि यील्ड को क्या करते हैं कि डिक्रीज कर देते हैं। उसके बाद ये तो हो गया, कवर हो गया। उसके बाद हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन 200 से 400 kg एंड पोटास ग्रेटर देन 150 kg इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड ये तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे नाइट्रोजन डोज का, तो प्लांट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा सकुलेंट हो जाएगा और डी और पेस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में भी देखें कि कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब का जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा जो यील्ड क्या होता है कि इन्हांस हो जाता है। यील्ड इन्हांसमेंट इज ऑब्जर्व विद स्प्रे ऑफ कॉपर एंड मैग्नीज। फोलियर एप्लीकेशन हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का करते हैं 2000 ppm, बोरिक एसिड बोरोन हो गया, जिंक सल्फेट का हो गया, बोरोन और जिंक सल्फेट का 500 ppm और पोटेशियम नाइट्रेट का 2000 ppm हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा यील्ड क्या होगा कि इन्हांस करेगा। उसके बाद एक थोड़ा सा बीड कंट्रोल भी देखें कि ब्रिंजल बीइंग अ स्लो ग्रोइंग क्रॉप इज अ पुअर कंपिटिटर ऑफ फास्ट ग्रोइंग बीड्स। जो क्या होता है कि जो प्लांट्स जिसका स्लो ग्रोथ होता है वो क्या होता है कि पुअर कंपिटिटर होते हैं बीड्स का, क्योंकि बीड को सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जो क्या होता है कि बहुत जल्दी से जिसका बायोमास बढ़ता है वो क्या करता है कि एक स्मूदरिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। स्मूदरिंग इफेक्ट कहने का मतलब जो है कि जो नीचे में छोटे 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 प्लांट्स हैं तो उसको क्या होता है कि सनलाइट के लिए सनलाइट वहाँ पे जाने से रोक देता है, तो छाँव में ज़्यादा दिन तक सनलाइट नहीं मिलने के कारण क्या होते हैं कि जो बीड्स होते हैं वो स्वतः मर जाते हैं। उसके बाद इधर कुछ नहीं है। उसके बाद इरिगेशन पे थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि इरिगेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया। फर्स्ट इरिगेशन शुड बी इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग
और कभी कभी हो सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल पीरियड फॉर इरिगेशन इन ब्रिंजल क्रॉप्स। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है कि याद रखना है। फर्स्ट इरिगेशन तो आपको इमीडिएटली ट्रांसप्लांटिंग के बाद देना, उसके बाद फ्रूट सेट एंड डेवलपमेंट। इसका जो मोस्ट जो क्रिटिकल जो क्रूशियल स्टेज है, जो क्रूशियल जो क्रिटिकल पीरियड है वो क्या है, एक है फ्रूट सेट और डेवलपमेंट के, आपको वहाँ पे बना करके रखना है मॉइस्चर। उसके बाद है आपका द फ्लडिंग इन एरोबायोसिस। एरोबायोसिस कॉज इपिनास्टी ऑफ स्टेम हाइपरट्रोफी ड्यू टू इंक्रीज कंटेंट ऑफ इथिलीन। ये भी आपको क्या करना है कि याद रखना है। द प्लांट्स ड्राउट कंडीशन फेवर डाउनवर्ड रूट ग्रोथ बट अफेक्ट्स द यील्ड एडवर्सली। तो ये क्या होता है कि जब हमारा ज़्यादा फ्लडिंग कंडीशन होता है, तो फ्लडिंग कंडीशन होने के कारण क्या हो जाता है कि जो माइक्रोपोर्स होते हैं और माइक्रोपोर्स होते हैं, जनरली जो माइक्रोपोर्स होता है, जो लार्ज साइज का पोर्स होता है, उसमें एयर रहता है। तो फ्लडिंग कंडीशन के कारण क्या होता है कि जो माइक्रो पोर्स भी हैं, जो बड़ा बड़ा पोर्स हैं, वो भी क्या होता है हमारा वाटर से भर जाता है और सारे वहाँ से जो एयर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे क्या कॉज होता है, ईपीनास्टिक कॉज होता है। ईपीनास्टिक का मतलब होता है कि प्लांट्स जो है कि झुक जाते हैं, ठीक है। ग्राउंड की जो जो ग्राउंड होता है उसके तरफ क्या होता है कि झुक जाते हैं, भूमि की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम लोग ईपीनास्टी एन अस्टेम हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है, एक होता है हाइपरप्लेसिया और एक होता है हाइपरट्रोफी। तो हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं हाइपरप्लेसिया में, और हाइपरट्रोफी में क्या होता है कि साइज बढ़ता है, ठीक है, सेल का। तो बहुत ज़्यादा सेल का साइज बढ़ जाने के कारण क्या होता है, ड्यू टू बहुत ज़्यादा क्या होता है कि सेल का साइज मतलब अस्टेम जो होता है थिक हो जाता है, ड्यू टू इंक्रीज कंटेंट ऑफ एथिलीन, एथिलीन की कंटेंट बढ़ जाने के कारण इन द प्लांट्स। और ड्राउट कंडीशन फेवर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स। और जब क्या होता है कि ड्राउट कंडीशन होता है तो उसको प्लांट्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए। तो उसी कारण क्या होता है कि जो हमारा जो टैप रूट होता है वो क्या होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट करता है इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर की खोज में। बट इफेक्ट्स द इल्ड एडवर्सली, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो इल्ड है वो क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद है हमारा थोड़ा सा यहाँ पे इरिगेशन के बारे में देखते हैं। ड्रिप इरिगेशन एंड पॉलीथीन मल्चिंग रिड्यूस द इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन करेंगे, पॉलीथीन मल्चिंग करेंगे तो रिक्वायरमेंट जो जनरली जो है कि ऑब्वियसली घट जाएगा बाई 29%। इंक्रीज ईल्ड, और 18% हमारा क्या होता है कि ईल्ड भी बढ़ जाता है। फॉलोइंग दिस अप्रोच वाटर यूज इफिशियंसी इंक्रीज 66%। वाटर इंक्रीज इफिशियंसी कितना बढ़ जाता है, 66% इन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर व 15% दैट फ्लड इरीगेशन। और हमारा क्या होता है कि जो 50% नाइट्रोजन का जो डोज है वो भी क्या होता है कि हमारा कम जाता है, क्योंकि जब हम आप क्या करते हैं कि फ्लड इरीगेशन करते हैं तो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो रूट जोन में जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्रिंजल प्लांट्स के, वो लीच कर जाते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो क्या होते हैं कि वाटर के साथ एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं। तो ये होता है फ्लड इरीगेशन के कंडीशन में। उसके बाद थोड़ा सा इंटर क्रॉपिंग के बारे में, क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुख्य पॉइंट्स के हम लोग क्या करेंगे इसमें बात करेंगे। इंटर क्रॉपिंग ऑफ ब्रिंजल विद कैबेज एंड कॉलीफ्लावर इन अक्टूबर नवंबर प्रोटेक्ट्स ईस्ट फ्रॉम फ्रोस्ट। और जो क्या होता है, जब हम ब्रिंजल का कल्टीवेशन जो विंटर सीजन में किसके साथ करेंगे, कैबेज और कॉलीफ्लावर से के साथ करेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे फ्रोस्ट का जो चांसेज है वो क्या होंगे कि कम हो जाएंगे। फ्रोस्ट के चांसेस भी कम हो जाएंगे एंड गिव अर्ली क्रॉप्स इन द मार्च। और क्या होगा, मार्च में हमको अर्ली क्रॉप्स मिलेंगे। उसके बाद है कि क्रॉप रोटेशन विद फ्रेंच बीन रिड्यूस द बैक्टीरियल विल्टेंस इंसिडेंस। और यदि इसका आप क्रॉप रोटेशन किसके साथ करते हैं कि फ्रेंच बीन के साथ करते हैं, तो इसमें जो बैक्टीरियल विल्ट का जो प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाता है कि कम हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है कि याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी क्या है कि ब्रिंजल प्लांट्स में बहुत ज़्यादा हम लोग को क्या करते हैं कि देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में भी जानना क्या है कि बहुत ज़रूरी है। चूँकि पूरा कवर हो जाए, थोड़ा सा और अप करना पड़ेगा।
एक मिनट टाइम दीजिए, थोड़ा सा करते हैं। थोड़ा सा ये ज़्यादा से नहीं तो हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेंगे। जो मेन पॉइंट है वही तो हमको सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा कुछ तो करना भी नहीं है। पेंसिल किधर चला गया? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2,4-D के बारे में बात करते हैं। तो 2,4-D के हम लोग देते हैं कि 2 ppm में यूज़ करते हैं। कब करते हैं? तो फ्लावरिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। और ये क्या इंक्रीज़ करता है? तो ये पार्थेनोकार्पी इंक्रीज़ करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2,4-D हम लोग क्या करते हैं कि पार्थेनोकार्पी जो ब्रिंजल में भी इंड्यूस करता है, और ये पार्थेनोकार्पी 2,4-D जो है कि टोमेटो में भी इंड्यूस करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पार्थेनोकार्पी इंक्रीज फूड सेट एंड सोट इंक्रीज फूड सेट इन शॉर्ट एंड स्यूडो स्टाइल फ्लावर्स। अभी हम लोगों ने बताया था कि इसमें 4 प्रकार के जो स्टाइल होते हैं। तो ये क्या करता है कि जो जनरली क्या होता है कि जो शॉर्ट स्टाइल होते हैं, और स्यूडो शॉर्ट स्टाइल होते हैं, उसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग 2,4-D 2 ppm का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो शॉर्ट स्टाइल होता है और स्यूडो शॉर्ट स्टाइल होता है, उसमें भी फ्लावर डेवलपमेंट का ये काम करता है। तो ये आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद पार्थेनोकार्पी और फ्रूट सेट करता है किसमें? तो सोटा स्टाइल में, और सूडो सोटा स्टाइल में 2,4-D क्या करता है कि इंक्रीज करता है, अर्लीनेस भी क्रिएट करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? NaA, नेप्थलिक एसिटिक एसिड। ये जो लिखा हुआ है ये इसका लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप यहाँ पे नहीं पढ़िएगा। तो जो नेप्थलिक एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं हम लोग, कब करते हैं? 40 ppm का यूज़ करते हैं। कब करते हैं? तो एक बार जो है कि एक बार फर्स्ट फ्लावरिंग पे करते हैं, और दूसरा क्या है उसके 14-14 दिन के इंटरवल पे करते हैं, यानी कि 2 वीक के इंटरवल पे हम लोग क्या करते हैं कि नेप्थलिक एसिटिक एसिड का अप्लीकेशन करते हैं। कितना करते हैं? तो 40 ppm पे करते हैं। ये क्या करता है कि मैक्सिमम लॉन्ग स्टाइल को प्रोड्यूस करता है, मैक्सिमम लॉन्ग स्टाइल फ्लावर परसेंट। उसके बाद जो कि फ्रूट सेट और इल्ड तो जनरली बढ़ेगा ही, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि नेप्थलिक एसिड का यूज़ करते हैं तो लॉन्ग स्टाइल क्या होता है कि ज़्यादा होता है। लेकिन 2,4-D का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, तो ये क्या होता है कि फ्रूट सेट करवा रहा था शॉर्ट में भी, और सोटा स्टाइल में भी, और सूडो सोटा स्टाइल में भी करवा रहा था। लेकिन जब हम लोग नेप्थलिक एसिड क्या करते हैं तो ये क्या करता है कि जो सोटा स्टाइल है और सूडो सोटा स्टाइल है उसका प्रोडक्शन कम करता है, और लॉन्ग स्टाइल का जो प्रोडक्शन है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब एक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यन मेटाटोफथैलेमिक, यन मेटाडो मेटाटोलिप्थैल्मिक। और इसको जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो यहाँ बताया कि नेप्थिल फथैल्मिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नेप्थिल फथैल्मिक एसिड बोलते हैं, जो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन मूवमेंट क्या क्या करता है कि इनहिबिटर्स का काम करता है। जनरली जो है कि ऑक्सीजन का सिंथेसिस जो होता है कि जो यंग ग्रोइंग शूट्स होते हैं उसमें होते हैं, तो ये क्या करता है कि डाउनवर्ड जो मूवमेंट है जो ऑक्सीजन का, वो क्या करता है कि कम कर देता है, और उससे क्या करता है, उससे एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, जो क्या करता है कि अर्लीनेस कॉज करता है। जनरली क्या होता है कि किसी भी प्लांट्स में फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए होता है? स्ट्रेस चाहिए होता है। वो स्ट्रेस या तो लो टेम्परेचर का हो, या फिर हाई टेम्परेचर का हो, या फिर ड्राउट का हो, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी प्लांट्स फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में आता है। जैसे कि हम लोग मैंगो का बात करें तो मैंगो के पहले जो सीजन आता है वो कैसा सीजन होता है? विंटर का सीजन होता है। तो वही विंटर क्या करता है कि प्लांट में एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, और प्लांट को लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो उस दौरान क्या करता है कि ये फ्रूट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में आता है। चूँकि इसको क्या करना है कि इसको भी एक समझ है, विकसित है, कि जब ये क्या करता है कि स्ट्रेस में आता है तो इसको भी लगता है कि हमको नेक्स्ट जनरेशन को क्या करना है, आगे आगे बढ़ाना है। तो जिसके कारण क्या होता है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में आता है। तो जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि प्लांट्स में अर्लीनेस आते हैं, और इसको एप्लीकेशन कब करते हैं? तो हम लोग फ्लावरिंग के टाइम पे करते हैं। और जो इसका एप्लीकेशन कितना में करेंगे? तो 250 से 500 ppm कितना करेंगे? तो 250 से 500 ppm करेंगे, फ्लावरिंग के टाइम पे करेंगे, और ये करेगा अर्लीनेस को कॉज करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 4 CPA नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंक्रीज फ्रूट सेट, जनरली कोई भी कंट्रोल फ्रूट रोट, ये आपको
इतना पार्ट्स थोड़ा सा आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है कि जो 4 CPA और प्लस क्या होता है कि इप्रोडियोन होता है, वो क्या करता है कि फ्रूट रोट को कंट्रोल करता है। ये तो इंक्रीज फ्रूट साइज तो कोई भी बढ़ाएगा, फ्रूट यील्ड को कोई भी जब हम लोग क्या करेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ करेंगे तो उतना तो होगा ही, लेकिन इसमें आपको क्या याद रखना है कि फ्रूट रोट को कंट्रोल करता है 4 CPA प्लस एप्रोडियोन। उसके बाद आपको दिख रहा है ठीक हाँ ठीक है दिख रहा है। उसके बाद है कि 2,4-DNP प्लस 5 NG, ये भी आपको क्या करना है कि याद रखना पड़ेगा कि और इसका जो कंसंट्रेशन कितना यूज़ करते हैं 20 से 500 ppm तक हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लावरिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। और एक है आपका 2,4-DNP प्लस 5 NG, इसको हम लोग कब कितना ppm में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग 2.5 से 3 ppm यूज़ करते हैं। कब करते हैं, देखिए सब जो हम लोग कब कर रहे थे एप्लीकेशन करते हैं फ्लावरिंग टाइम पे, लेकिन 2,4-DNP और 5 NG का हम लोग किस स्टेज पे कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव स्टेज पे कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या करना है कि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ को क्या करना है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को क्या करना है कि बैलेंस करना है। तो बैलेंस वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड कंट्रोल्स फ्लावर ड्रॉप। तो ये क्या करता है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है 2,4-DNP और 5 NG, इसको क्या करता है कि बैलेंस करता है। क्योंकि यदि हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो सारा जो एनर्जी है प्लांट के पास वो वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या होंगे कि डाइवर्ट हो जाएंगे, और हमारा जो फर्दर जो है कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कम होगा, और फ्रूटिंग और जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है और ईल्ड जो है जनरली क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि जब हमारा बैलेंस वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है तो फ्लावर ड्रॉप को कंट्रोल करता है, ठीक है, और हमारा जो जनरली क्या होता है यील्ड बढ़ जाता है। तो ये सारे चीज़ आपको 3-4 चीज़ आपको क्या करना है कि जनरली याद रखना है। 2,4-D कितना ppm यूज़ करते हैं, 2 ppm। उसके बाद जो है कि NaNH नेप्थिलिक एसिटिक एसिड का 40 ppm। उसके बाद जो है कि नेप्थिल फथैलमिक एसिड का क्या करते हैं कि हम लोग 250 से 500 ppm, जो अर्लीनेस कॉज करता है। 2,4-D पार्थेनोकार्पिक हो गया, फ्रूट सेट सोटाटाइल सूडोस्टाइल में कॉज करता है। ये सब सारा आपको क्या करना है कि देख लेना कि मतलब कि याद करना है। उसके बाद 2,4-DNP 5 NG इसको वेजिटेटिव, ये सारे जितने भी हमने बताया आपको क्या करना है कि याद रखना है। मैं बार बार बोलूँगा तो क्या होगा कि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग इधर चलते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जनरली ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू सिर्फ पढ़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको कवर कर लेंगे हम लोग। Polyhouse provide good quality and high yield. In North Indian condition, brinjal crop transplanted in October-November can be protected from the frost during winter December-January। इसमें आपको कुछ भी नहीं रखने की ज़रूरत बात नहीं है, ठीक है। जब याद रखने वाली आएगी तो मैं खुद ही बता दूंगा कि कौन याद रखना है और कौन याद नहीं रखना है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं अब, ताकि जो क्लियरिटी है, जो विजिबिलिटी है वो अच्छे से आए, ठीक है। ऐसे में देख लें आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी, और वैसे क्या हो रहा था क्लियरिटी थोड़ा सा कम आ रही थी, ठीक है। तो उस उधर तो आपको याद रखने की ज़रूरत कुछ है नहीं। उसके बाद यहाँ है कि कल्टीवेशन ऑफ ब्रिंजल इन नेट एंड पोलिनेट हाउस प्लास्टिक इज लोअर्ड एज कल्टीवेशन ऑफ ब्रिंजल इन नेट एंड पोली हाउस प्लास्टिक यूज इज लोड एज द, क्या कहना चाह रहा है, कल्टीवेशन ऑफ ब्रिंजल इन नेट एंड पोलीनेट हाउस पेस्टिसाइड यूज इज लोड। अच्छा, प्लास्टिक हम लोग पढ़ रहे थे, पेस्टिसाइड है एक्चुअली में। तो पेस्टिसाइड का जो यूज होता है वो क्या होता है कि कम हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करते हैं उसमें इंसेक्ट वगैरह का एंट्री होता नहीं है। उसके बाद जो डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट भी क्या होते हैं कि कम लगते हैं। सॉइल बोर्न लग सकते हैं, लेकिन जो एयर बोर्न है वो क्या होते हैं कि कम आते हैं पॉली हाउस में, क्योंकि इसमें ज़्यादा एयर का, बाहरी हवाओं का जो कि मूवमेंट है वो भी क्या होता है कि कम होता है। तो इसमें इंसेक्ट जो पेस्टिसाइड है, जो फंगीसाइड है, और जो बैक्टीरिसाइड है, वो सब क्या क्या होता है कि हमारा कम हो जाता है। एज द एंट्री ऑफ सूट एंड फ्रूट बोरर इज रिस्ट्रिक्टेड, और सूट और फ्रूट बोरर का क्या होता है कि
नहीं आ पाता है ड्यू टू हेटेरोस्टाइल। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे यहाँ पे याद रखने वाली बातें वो ये है जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ड्यू टू शॉर्ट स्टाइल फ्लावर एंड लेक ऑफ पोलिनेटर्स, क्योंकि आप जब क्या करते हैं कि एक प्रोटेक्टेड कर देते हैं किसी स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं तो इंसेक्ट का मूवमेंट होता नहीं है, तो वहाँ से पोलिनेटर कहाँ से आएगा। तो ड्यू टू हेटेरोस्टाइल फ्लावर्स एंड लेक ऑफ पोलिनेटर, हेटेरोस्टाइल भी होता है और उसके बाद पोलिनेटर्स भी आपका क्या कह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में नहीं है। तो फ्रूट सीड इज अफेक्टेड अंडर द नेट एंड पोलीनेट हाउस। तो इसमें क्या होता है कि फ्रूट सीड जो होता है क्या करता है, फ्रूट सीड कहने का मतलब पोलिनेशन जो क्या होता है कि अफेक्ट होता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व विद सप्लीमेंट्री पोलिनेटिंग बाय टैपिंग द मेन स्टेम विद द स्टिक एट द टाइम ऑफ पोलन शेडिंग। जब हमारा क्या हो कि पोलन शेडिंग हो रहा हो, जब पोलन झड़ रहा हो, उस टाइम हमको क्या करना है कि प्लांट्स को थोड़ा सा ऐसे क्या करना है, वाइब्रेट करना है, हिलाना है, जिसके कारण जो भी झड़ने वाले पोलन ग्रेन्स होंगे वो ताकि स्टिग्मा पे लैंड कर सके। तो और अब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो सप्लीमेंट्री पोलिनेशन टैपिंग द मेन स्टेम विद द स्टिक एट द टाइम ऑफ पोलन शेडिंग। जनरली क्या होता है, पोलन शेडिंग कम होता है नून आवर्स में होता है। इसको भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, याद रखें। पोलन शेडिंग जो है ब्रिंजल में कब होता है, तो नून में होता है, नून आवर्स में होता है। दिस प्रैक्टिस इंक्रीज द यील्ड बाय 93% ऑफ द नेट हाउस। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है 93% नेट हाउस में क्या करता है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। ट्रेनिंग ऑफ ब्रिंजल प्लांट्स बाय रिटेनिंग टू मेन स्टेम हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ वर्टिकल स्पेस। और उसमें क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं ब्रिंजल में, क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। ट्रेनिंग ठीक है, आप यहाँ पे टर्म देख लिया, ट्रेनिंग भी क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं ब्रिंजल में। ट्रेनिंग ऑफ ब्रिंजल प्लांट्स बाय रिटेनिंग टू स्टेम, क्या रखते हैं कि 2 स्टेम रखते हैं ताकि वर्टिकल जो स्पेस है वो उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके। प्रोटेक्ट यूटिलाइजेशन वर्टिकल स्पेस ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर प्रिवेंट ओवर शेडिंग ऑफ द प्लांट्स एंड फैसिलिटेट सप्लीमेंटरी पोलिनेशन। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ रहा है अब आने वाला है वो क्या है, ग्राफ्टिंग। जो ब्रिंजल में हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ब्रिंजल ग्राफ्टिंग इज अवेलेबल इन स्कारलेट एग प्लांट सोलेनम इंटीग्रीफोलियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब सबसे पहला जो रिकॉर्ड किया गया था ब्रिंजल का ग्राफ्टिंग, वो किस में रिकॉर्ड किया गया था, तो स्कारलेट एग प्लांट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। और ये भी आप लोग याद रखें कि स्कारलेट एग प्लांट का बॉटनिकल नेम्स क्या है, तो सोलेनम इंटीग्रीफोलियम है। हो सकता है कभी पूछ सकता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्कारलेट एग प्लांट, तो उसका क्या होता है, सोलेनम इंटीग्रीफोलियम इन 1950 में रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद ये भी आप लोग याद रखेंगे सबसे पहला जो ग्राफ्टिंग ब्रिंजल में कब रिकॉर्ड किया गया था, तो 1950s में रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद है चलिए उसके बाद हमारा कहाँ गया, द ग्राफ्टिंग टेक्निक हैज़ बीन सक्सेसफुली अडोप्टेड ऑन कॉमर्शियल स्केल इन 1990s। और जो हमारा रिकॉर्ड तो कब किया गया कि हमारा जो ये परफॉर्म कब किया गया, तो 1950 ईस्वी में सक्सेसफुली इसको परफॉर्म किया गया। लेकिन कॉमर्शियली स्केल पे कब लाया गया, तो 1990 ईस्वी में लाया। किसके द्वारा लाया गया, बाय मैनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक जापान, कोरियन, ये सब देश क्या किया कि इसको एक कॉमर्शियल स्केल पे लाए। इन जापान ग्राफ्टेड ब्रिंजल कवर्ड 43% एरिया, 43% एरिया जो है कि जापान में कवर होता है किसके द्वारा, तो ग्राफ्टेड ब्रिंजल के द्वारा। ऑफ 43% एरिया ऑफ ओपन कंडीशन, यानी कि ग्रीन हाउस में नहीं लगा करके ओपन फील्ड कंडीशन में लगाते हैं, वो कितना कवर करता है, 43% एरिया। एंड टनल कल्टिवेटेड 94% एरिया। एंड टनल कल्टिवेशन 43% ओपन एंड टनल कल्टिवेशन दोनों मिला करके हम लोग कितना करते हैं, 43% एरिया हम करते हैं। एंड 94% एरिया ऑफ ग्रीन हाउस, जितना भी टोटल ग्रीन हाउस का जो एरिया है उसमें कितना रहता है, 94% एरिया में क्या हम लोग लगाते हैं, तो ग्राफ्टेड ब्रिंजल लगाते हैं। और ओपन कंडीशन में और टनल में, ठीक है। टनल कहने का मतलब जो छोटा छोटा जो ग्रीन हाउस होता है उसको हम लोग टनल जनरली बोलते हैं। तो वो कितना एरिया कवर करता है, 43% एरिया कवर करता है। उसके बाद हमारा है, और आगे देखते हैं। मेनली द ग्राफ्टेड प्लांट्स प्रोवाइड डिजीज टॉलरेंस फ्रॉम द सॉइल बोर्न पैथोजेंस। जो डिजीज टॉलरेंस जो हमारा ग्राफ्टेड ब्रिंजल है वो क्या देता है,
जो सॉइल बोर्न पैथोजन से उससे। एंड सच एज वर्टिसिलियम बिल्ट हो गया, फ्यूजेरियम बिल्ट हो गया, मेलोडाइगानी इनकोग्निटा हो गया, रूट निमाटोड हो गया। इससे क्या करता है कि वो प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद हमारा है इन एशिया एंड यूरोप एग प्लांट्स ग्राफ्टेड ऑन सोलेनम टोरबम, सोलेनम मोलेंजेना एंड सोलेनम इथियोपिकम। ये क्या होता है कि जनरली जो एशिया और यूरोप में किस किस पे हम लोग कौन कौन सा रूट स्टॉक यूज़ करते हैं ब्रिंजल के लिए, तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। हो सकता है कि पूछ सकता है कि किस प्रकार के जो है कि हम लोग रूट स्टॉक, कौन से रूट स्टॉक जो है कि हम लोग ब्रिंजल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रखते हैं सोलेनम टोरबम, सोलेनम मेलोंजेना और सोलेनम इथियोपिकम का हम लोग यूज़ करते हैं। एंड वेरियस रूट स्टॉक आर अवेलेबल कॉमर्शियली, और भी बहुत सारे कॉमर्शियली रूट स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन ये तीनों आपको याद रखना है, सोलेनम टोरबम, सोलेनम मेलोंजेना और सोलेनम इथियोपिकम। और सबसे पहला जो है कि किस में किया गया था, तो वो सोलेनम इंटीग्रिफोलियम में सबसे पहला ग्राफ्टिंग परफॉर्म किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद है हमारा सोलेनियम टोरबम फाउंड रेसिस्टेंट टू वाइड रेंज ऑफ सॉइल। ये आपको याद रखना है कि सोलेनियम टोरबम जो है कि बहुत सारे क्या है कि चीज़ों से रेसिस्टेंट है, जैसे कि सॉइल बोर्न पैथोजन हो गया, वाइड रेंज ऑफ सॉइल बोर्न पैथोजन, जितना बहुत सारे सॉइल बोर्न पैथोजन का क्या है कि ये रेसिस्टेंट है। कौन? तो सोलेनियम टोरबम। राल्स्टोनिया हो गया, उसके बाद राल्स्टोनिया सोलानिसियरम हो गया, वर्टिसिलियम डहलिया हो गया, उसके बाद जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम हो गया, उसके बाद मेलोडोगैनी हो गया। इन सभी चीज़ों के कारण क्या है, जो भी सॉइल बोर्न पैथोजेंस है, सोलेनियम टोरबम उसका रेसिस्टेंट है। ये आपको एकदम मस्ट याद रखना है। एंड इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन ग्राफ्टिंग, और सबसे ज़्यादा ग्राफ्टिंग में किसी को यूज़ किया जाता है, तो सोलेनियम टोरबम को यूज़ किया जाता है। इन जनरल साइड ग्राफ्टिंग एंड पैच बडिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या किया जाता है, तो साइड ग्राफ्टिंग, कौन सा ग्राफ्टिंग किया परफॉर्म किया जाता है ब्रिंजल में, तो साइड ग्राफ्टिंग। और बडिंग में कौन सा बडिंग यूज़ किया जाता है, तो पैच बडिंग। ये दोनों चीज़ आपको मस्ट याद रखना है कि इसमें साइड ग्राफ्टिंग और पैच बडिंग परफॉर्म किया जाता है, किसमें, तो ब्रिंजल में। आर फाउंड सक्सेसफुली ग्राफ्टेड प्लांट्स, ये तो हो गया। ग्राफ्टेड प्लांट्स आर प्लेस्ड इमीडिएटली इन हीलिंग चैम्बर। जो ग्राफ्टेड प्लांट्स है उसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, हीलिंग चैम्बर में। हीलिंग मतलब जो भी ग्राफ्टिंग किए हैं तो एक इंजरी कॉज होता है, जैसे हम लोग कटिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक इंजरी होता है। तो उस इंजरी को हील करने के लिए, उस घाव को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक हीलिंग चैम्बर, हीलिंग मतलब होता है घाव को भरना। तो हीलिंग चैम्बर में हम लोग क्या करते हैं, उसको 100% ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ, और 80 से 84 फ़ारेनहाइट यानी कि 26.6 से लेकर के 28.8 डिग्री सेल्सियस में उसको, जो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होता है उसमें हम लोग रखते हैं फॉर 3 days विदाउट एनी लाइट। उसको क्या कहते हैं, उसमें किसी प्रकार कोई लाइट नहीं देंगे, क्योंकि जब लाइट हम लोग देंगे तो उसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह होगा, और प्लांट का जो हाइट है, जो प्लांट का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और वुंड हीलिंग का जो घाव का भरने का प्रोसेस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 दिन तक उसको किसी भी प्रकार का लाइट वगैरह नहीं देते हैं। उसके बाद चौथा दिन जो है, ऑन द 4th डे प्लांट्स आर प्लेस्ड अंडर फ्लोरोसेंट स्लाइस। फ्लोरोसेंट स्लाइस का मतलब हुआ कि जो भी आर्टिफिशियल लाइट्स है, ठीक है, या फिर हम लोग इलेक्ट्रिकली इसको प्रोवाइड कर दे, या फिर गैस वाला जो लाइट लैंप होता है उससे हम लोग प्रोवाइड करें, तो ये एक आर्टिफिशियली लाइट होता है, फ्लोरोसेंट लाइट। एंड ग्रेजुअली एक्लीमेटाइज टू द फुल सनलाइट, और धीरे धीरे फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फुल सनलाइट में लाते हैं। उसके बाद अब हमारा है हार्वेस्टिंग है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हार्वेस्टिंग में हमारा क्या क्या चीज़ें हैं। द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड एट इमेच्योर। आपको रहता है कि जब हमारा क्योंकि हम लोग जितने भी वेजिटेबल्स प्लांट है जनरली सभी को क्या करते हैं कि इमेच्योर स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं। कुछ ही जैसे कि हमारा पंपकिन है, उसको हम लोग मैच्योर स्टेज पे क्या करते हैं कि हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये सब को हम लोग जितने भी अधिकतर जो वेजिटेबल्स हैं उसको हम लोग इमेच्योर स्टेज पे क्या करते हैं कि हार्वेस्ट करते हैं। इमेच्योर इंटेंडेड स्टेज फॉर मार्केट। उसके बाद हम लोग किस स्थिति में हमको हार्वेस्ट करना चाहिए, तो जो प्रीफर करता है कंज्यूमर से, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्राइट कलर का होना चाहिए, ग्लोसी अपीयरेंस होना चाहिए, और ऑप्टिमम साइज का होना चाहिए मार्केटिंग के लिए, एंड हैविंग फ्रेशनेस एंड गुड फर्मनेस, और फर्मनेस भी ठीक ठाक रहना चाहिए। द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड विद स्टॉक अप टू जॉइंट्स।
तो आपको क्या करना है कि स्टॉक जो ब्रिंजल का जो स्टॉक होता है उसके जॉइंट से, जहाँ से वो प्लांट से अटैच रहता है वहाँ से आपको हार्वेस्ट करता है, ना कि जहाँ से फ्रूट अटैच है वहाँ से। जहाँ से जो ब्रिंजल का फ्रूट जो प्लांट से अटैच है वहाँ से आपको हार्वेस्ट करना, यानी कि पेडिसिल को इसमें रखते हैं। जनरली आप लोग भी जानते हैं कि पेडिसिल को इसमें किया जाता है, रखा जाता है। द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड विद स्टॉक। स्टॉक मतलब जो जॉइंट्स होता है, थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है कि कोई ब्रिंजल का प्लांट्स है, तो उसके क्या होते हैं, एक ऐसे करके एक जॉइंट्स होते हैं, और ये वाला पार्ट्स क्या होता है कि एक इधर प्लांट्स है और इसमें क्या होता है कि लगा होता है। तो आपको यहाँ से डिटैच करना है, ना कि यहाँ से डिटैच करना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट कैलिक्स भी होते हैं, ये भी आपको क्या करना है कि याद रखना है। टोमेटो में भी परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, और ओकरा में भी परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, ब्रिंजल में भी परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, चिली में भी होते हैं। तो इस समय परसिस्टेंट कैलिक्स जनरली क्या होता है कि सोलेनेसियस प्लांट्स में देखा जाता है। उसके बाद हमारा है ये तो हो गया स्टॉक अप टू जॉइंट्स टू अवॉइड इंजुरी टू द ब्रांचेज। उसके बाद है कि सम ब्रिंजल्स आर कल्टिवेटेड लाइक BR 112 NDB 25। ये भी दोनों आपको याद रखना है कि BR 112 जो और NDB 25 है क्या है, सॉफ्ट जॉइंट्स होता है। ये आसानी से क्या होता है कि डिटैच हो जाता है प्लांट से। उसके बाद अब हम लोग 1-2 मिनट का खेला और है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि फ्रेशनेस एंड क्वालिटी फॉर 7 से 10 डेज। थोड़ा सा ब्रिंजल हैज़ अ ग्रेट वेरिएशन, स्मॉलर फ्रूट्स आर फ्रेशनेस एंड क्वालिटी। जो स्मॉल फ्रूट्स होता है उसमें फ्रेशनेस ज़्यादा होता है, क्वालिटी भी ज़्यादा होता है। फॉर 7 से 10 दिन तक जो स्मॉल फ्रूट्स होते हैं और फ्रेश होता है वो 7 से 10 दिन तक उसका क्वालिटी ठीक ठाक रहता है। स्टोरेज 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज करते हैं। क्या होता है, चूँकि ये वार्म सीजन क्रॉप है, तो वार्म सीजन वेजिटेबल्स के कारण बहुत ज़्यादा इसको 6 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो इसमें चिलिंग इंजूरी आ जाएगा। 6 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे जाएगा तो क्या होगा कि इसमें चिलिंग इंजूरी कॉज होगा। इसीलिए जब भी आपको स्टोर करना है तो 6 डिग्री से ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। फिर 2 से 3 वीक तक हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोरेज कर देते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 से 11 डिग्री से। जो बेटर टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ ब्रिंजल इज 10 to 11 डिग्री सेल्सियस एंड द ह्यूमिडिटी इज़ 92%। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद ये जनरली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कितना क्या करेंगे, यील्ड याद करेंगे। अर्ली में 25 से 30, लॉन्ग ड्यूरेशन में 35 से 50, हाइब्रिड में 45 से 90 मीट्रिक टन होता है। ये जनरली आप लोग याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से क्रॉप में कितना ड्यूरेशन तक ये हम लोग क्या करता है, कितना यील्ड होता है। तो आज तक के लिए इतना ही, और एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, वही जो हम लोग बार बार आपसे करते हैं, क्योंकि व्यूज़ हमको क्या होगा कि बहुत कम मिल रहे हैं। इसीलिए आप लोग जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और व्यूज़ बढ़ाइए, ताकि हम लोग आगे भी कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, क्योंकि हम लोग को भी देखना पड़ता है सारी चीज़ें, हम लोग को भी क्लास होता है, लेकिन हम लोग फिर भी सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइबर एंड कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। आप लोग क्या होता है कि वीडियो पे कमेंट नहीं करते, देख के सिर्फ छोड़ देते हैं। तो आप लोग देख को छोड़ना नहीं है। जो भी देख रहे हैं वीडियो को थोड़ा देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए, या फिर जो भी कंप्लीट वीडियो देखते हैं, वो कम से कम कमेंट कर दिया करें कि जो है कि आपके लिए ये जो वीडियो है वो कैसा रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।